अब हम एक्सरसाइज 3.1 को करेंगे और इसका हमने दूसरा क्वेश्चन किया। दूसरा क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है वो आप आकृतियों को समझ के आप बता सकते हो, जो कि हमने इंट्रोडक्शन में किया था। तो दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ फॉलोइंग है। मतलब जो नीचे लिखे हुए हैं ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये जो तीनों आकृतियाँ हैं इनमें से हर एक के कितने विकर्ण होंगे। तो पहली आकृति है हमारे पास ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, दूसरी है हमारे पास रेगुलर हेक्सागन एंड और ट्रायंगल। तो अब चलो हम सीखते हैं कि हम कैसे पता करें कि अगर कोई बहुभुज दिया हुआ है और उसके विकर्ण कितने होंगे वो हम कैसे निकालें, बजाय कि हम याद करके रखें कि भाई इसमें इतने होंगे उसमें उतने होंगे। तो हम बनाने के लिए सीखते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, जिसमें 4 भुजाएं हैं, भुजा ए बी, भुजा सी डी, और हमें पता भी है कि विकर्ण क्या होता है। विकर्ण होता है बेसिकली जो एक रेखाखंड जो आमने सामने के दो कोणों को मिलाता है उसको हम विकर्ण कहते हैं। तो पहले वाले में हम देखते हैं, पहले वाले में 4 भुजा हो गई ए बी बी सी एंड सी डी, ए बी बी सी सी डी और ए डी, और इसमें विकर्ण बनाते हैं। तो विकर्ण आमने सामने की जो भुजा होती हैं, जो आमने सामने के जो कोण होते हैं, अपोजिट एंगल, तो ए का अपोजिट एंगल कौन होगा, सी। तो ए को सी से मिलाएंगे, एक विकर्ण बन गया। तो विकर्ण, एक विकर्ण हो गया हमारे पास, विकर्ण हो गया हमारे पास, एक हो गया ए सी और दूसरा विकर्ण हो गया हमारे पास बी डी। दूसरा कौन सा हो गया हमारे पास, बी डी। अब हमारे पास कोई और कॉर्नर या कोई और वर्टिसेस या कोई और एंगल इसमें बचे हुए नहीं है। आमने सामने को ही मिला सकते हैं हम, एडजेसेंट को नहीं मिला सकते, राइट। तो जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है, जो चतुर्भुज होता है, उसमें कितने विकर्ण होते हैं, उसके अंदर 2 विकर्ण होते हैं चतुर्भुज के अंदर। अब चतुर्भुज कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमने वर्ग पढ़ा, वर्ग भी एक चतुर्भुज होता है। हमने पढ़ा समलंब चतुर्भुज, उसके अंदर भी 2 विकर्ण होंगे, आयत के अंदर भी 2 विकर्ण होंगे, सम चतुर्भुज के अंदर भी 2 विकर्ण होंगे। तो जो 4 भुजाओं की बंद आकृति जो भी होंगी, चाहे उसका कुछ भी नाम हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही विकर्ण होंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन में कितने विकर्ण होंगे, तो हम बना के देखते हैं। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट हम ए, कोण ए लेते हैं। अब हमें कोण ए के अपोजिट कितने कोण हैं उनको सबका विकर्ण बनाना है। तो जो कोण बी है वो तो कोण ए के अपोजिट नहीं है, और कोण एफ भी ए के अपोजिट नहीं है। तो सबसे पहला जो कोण ए के अपोजिट कोण होगा वो होगा कोण ए सी। तो एक विकर्ण बन गया। दूसरा होगा कोण ए डी, दूसरा विकर्ण बन गया। तीसरा कोण होगा आपका ए ई। तो जो सबसे पहले स्टेप में हमने विकर्ण बनाए वो कौन कौन से विकर्ण बने, 3। पहला विकर्ण हो गया हमारे पास ए सी, दूसरा हो गया हमारे पास ए डी, और तीसरा हो गया हमारे पास ए ई। 3 विकर्ण हो गए। ये तो बन गए हमारे ए पॉइंट से। अब ए कौन से, अब हम बी से बनाते हैं। बी से ए नहीं बन सकता और बी से सी नहीं बन सकता, क्योंकि ये आसन कोण है। तो अब इसके अपोजिट कौन सा होगा, बी के अपोजिट सबसे पहले हम लेंगे एफ। एफ इसके अपोजिट है। दूसरा इसके अपोजिट है बी ई, और तीसरा इसके अपोजिट है बी और डी। तो ये 3 कोण बन गए। कौन कौन से 3 कोण बने, 3 विकर्ण बने। पहला बना हमारा बी एफ, दूसरा बना हमारा बी ई, और तीसरा बन गया हमारा बी और डी। ये 3 विकर्ण बन गए। चलो अब इसके बाद हम सी को लेते हैं। अब देखिए, सी और डी का नहीं बन सकता और सी और बी का नहीं बन सकता। तो सी का ए के साथ बना हुआ है, सी का किसके साथ नहीं बना, सी का नहीं बना हुआ है किसके साथ, एफ के साथ। तो एक विकर्ण बन गया सी एफ, ये बन गया सी एफ, और दूसरा विकर्ण बनेगा सी का किसके साथ, ई के साथ। तो एक दूसरा विकर्ण बन गया इसके अंदर सी और ई। अब हम किसको लें, अब हम ले लेते हैं एफ को। एफ का विकर्ण ई के साथ नहीं बन सकता, ए के साथ नहीं बन सकता। तो एफ का विकर्ण यहाँ पे हम देखते हैं, तो एफ का विकर्ण बी के साथ बना हुआ है, एफ का विकर्ण सी के साथ बना हुआ है, लेकिन एफ का विकर्ण किसके साथ नहीं बना हुआ, डी के साथ नहीं बना हुआ। तो एक विकर्ण और बन गया यहाँ पर, वो बन गया आपका एफ और डी, एफ डी। तो कितने विकर्ण हो गए एक सम षट्भुज के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो एक सम षट्भुज में, रेगुलर हेक्सागन में 9 विकर्ण होते हैं। अब इसके बाद लास्ट जो हमारा डायग्राम है वो है ट्रायंगल। तो अब हम देखते हैं ट्रायंगल में कितने विकर्ण होते हैं। तो विकर्ण अगेन आमने सामने के कोण को मिलाने वाला विकर्ण होता है। अब हम त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज में कितने कोण हैं, 3 कोण हैं, 1 2 और 3। अब बताइए बी के सामने कौन सा कोण है,
ये जो कोण सी है वो भी एक आसन कोण है और कोण ए भी आसन कोण है, तो कोण बी के सामने कोई कोण नहीं है, कोई कोण नहीं है। ऑलराइट, तो चलो बी के सामने नहीं है तो हम सी के सामने देखते हैं, इधर भी इसके सामने भी कोई कोण नहीं है और ए के सामने भी कोई कोण नहीं है, इसलिए त्रिभुज। उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दो क्वेश्चन करेंगे और इसमें हम सीखेंगे कि हम कैसे x का मान ज्ञात करें। जैसे इसमें लिखा फाइंड द एंगल मेजर्स ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर्स, तो निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात करो। और इसके साथ इसको x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या गुण यूज कर रहे हैं, क्या प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं, तो वो भी हमें मेंशन करनी है। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट लेते हैं। डी पार्ट में आप देखिए यहाँ पे एक पेंटागन बना हुआ है, मतलब एक पंचभुज बना हुआ है जिसकी 5 आकृति हैं, 1 2 3 4 एंड 5 आकृति हैं। तो इसमें हमसे पूछा है कि इसने इसके x का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि जो पंचभुज होता है, पंचभुज के पांचों कोणों का योग कितने डिग्री होगा, n से निकालेंगे ना, n वाले फॉर्मूले से, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं, इसमें से 2 को घटाएंगे और गुणा करेंगे हम 180 से, तो 3 को 180 से गुणा करने पर पंचभुज के पांचों कोणों का योग आता है 540 डिग्री। ऑलराइट, तो अब हमारे पास कितने एंगल हैं, 5 एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी एंड एंगल ई। तो कहने का मतलब है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई बराबर होना चाहिए हमारे पास 500, ए बी सी डी, डी एंड ई बराबर होना चाहिए हमारे पास 540 डिग्री। चलो हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास कोण ए का मान तो दिया हुआ है, बी और ई जो है वो दोनों का मान x है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। सी का मान नहीं है, डी का मान नहीं है, लेकिन इनके जो एक्सटर्नल एंगल है सी और टी का एक्सटर्नल एंगल बाह्य कोण है वो दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरनल एंगल सी का मान ज्ञात करेंगे। तो सी का मान कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे इंटरनल एंगल जो सी मेजर ऑफ सी बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे तो इन दोनों कोणों का मान, ये जो एंगल है एक्सटर्नल एंड इंटरनल, इन दोनों कोणों का मान तो हम लिखेंगे कोण सी प्लस 60 डिग्री बराबर होना चाहिए 180 डिग्री। क्यों होना चाहिए 180 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों एक रेखा पर बने हुए दो कोण हैं, तो इनको हम बोलते हैं रैखिक युग्म कोण, इंग्लिश में लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं, रैखिक युग्म कोण। और रैखिक युग्म कोण जो होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो अब कोण सी का मान नहीं है हमारे पास और 60 बार दिया हुआ है, तो कोण सी बराबर 180 में से हम 60 को माइनस कर देंगे तो कोण सी का मान आ जाएगा हमारे पास 120 डिग्री। वैसे ही तो ये 120 डिग्री आ गया, राइट। तो वैसे ही हम निकाल लेंगे यहाँ पर किसका मान, डी का मान। तो जैसे कोण सी का मान निकाला है रैखिक युग्म कोण से, वैसे ही हम डी का भी निकालेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कोण डी प्लस कोण 70 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, रैखिक युग्म कोण है और रैखिक युग्म कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो कोण डी बराबर 180 में से हम 70 को माइनस कर देंगे और कोण डी का मान आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 110 डिग्री। तो ये निकाल लिया हमने 110 डिग्री। अब हमें क्या पता है कि अब पंचभुज के पांचों कोण आ गए हमारे पास। कोण ए 30 डिग्री है, बी और ई एक्स लिखा हुआ है, राइट, और बी एक्स है, सी 120 है, डी 110 है और ई भी एक्स है। तो हम इनकी वैल्यू को पुट करते जाएंगे। तो ए बराबर कितना है 30 डिग्री, प्लस बी बराबर कितना है x डिग्री, प्लस सी बराबर कितना है 120 डिग्री, प्लस डी बराबर कितना है 110 डिग्री, प्लस ई बराबर कितना है x डिग्री, और इन सबका योगफल कितना होना चाहिए 540 डिग्री, क्योंकि पंचभुज के पांचों कोणों का योग 540 डिग्री होता है। तो ये 540 डिग्री होना चाहिए। तो अब देखिए 30, 120 और 110 को जोड़ लेंगे और दोनों x को जोड़ लेंगे, तो दोनों x मिलाकर कितने x हो गए 2x, जमा 30 और 120 कितने हो गए 150, 150 और 110 कितने हो गए 260 डिग्री हो गया। बराबर किसके आना चाहिए 540 डिग्री के आना चाहिए, राइट। यस, अब हम क्या करेंगे, ये समीकरण बन गया हमारा, जो कि हमने सेकंड चैप्टर में समीकरण को बैलेंस करने के लिए सीखा था। तो अब हम 2x बराबर 540 में से हम 260 को घटाएंगे पक्षांतरण करके, तो 2x बराबर बच गया हमारे पास 0, यहाँ पे बचेंगे हमारे पास 8 और यहाँ पे बचेंगे हमारे पास 2।
तो कितना बच गया, 280 आ गया। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 280 में हम 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 0, तो x बराबर आएगा हमारे पास 140 डिग्री। इसका मतलब इसका मान भी 140 हुआ और इसका मान भी 140 हुआ, और जब हम इन सबको जोड़ते हैं तो इनका टोटल आता है 540 डिग्री। तो हम सबको जोड़ के देखें 540 आता है या नहीं आता है, तो हम देखते हैं जोड़ करके यहाँ पे। तो a का मान है 30 डिग्री प्लस 140 डिग्री प्लस 120 प्लस 110 और प्लस 140। तो जोड़ो इनको, 0 0 0 0 0 0 की 0 आएगी, 4 और 1 5 और 2 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 का आएगा हमारे पास 4, हासिल लगी 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 हाँ 1 और 1 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो ये हो गया 540 डिग्री। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर x का मान निकाला जो कि आया हमारे पास 140 डिग्री, राइट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का a। इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से हम x प्लस वाई प्लस जेड को फाइंड आउट करें और हम क्या प्रॉपर्टीज इसके साथ यूज करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो डायग्राम बना हुआ है वो ट्राइंगल की तरह है, लेकिन इसमें बाह्य कोण है और जो x y z है वो बाहर की तरफ है। तो हमें x का मान ज्ञात करना है, y का ज्ञात करना है, z का ज्ञात करना है और फिर तीनों को जोड़कर बताना है कि इनका योगफल कितनी डिग्री आएगा। चलो करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे, अगेन इनके पहले हम नाम रख देते हैं। इसका नाम a रख दिया, b रख दिया और c रख दिया। तो सबसे पहले हम निकालेंगे x का मान। तो हम यहाँ लिखेंगे कि कोण a प्लस कोण x बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म कोण है, रैखिक युग्म कोण। और तो रैखिक युग्म कोण का क्या होता है, सम 180 डिग्री होता है। तो कोण a बराबर कोण a का मान कितने डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है। 90 प्लस x बराबर 180, समीकरण को बैलेंस करेंगे, x बराबर 180 और इसमें से 90 को माइनस करेंगे तो x का मान आ गया हमारे पास 90 डिग्री। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे y का मान। y का मान निकालते हैं तो कोण b प्लस कोण y बराबर भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी रैखिक युग्म कोण है, ये भी रैखिक युग्म कोण है, तो इसलिए इनका मान भी 180 डिग्री होगा। अब b का मान दिया हुआ नहीं है, y का मान भी नहीं दिया हुआ है, तो हम पहले क्या करेंगे, z का मान निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कोण z कोण c प्लस कोण z बराबर भी 180 डिग्री होगा और ये भी रैखिक युग्म कोण है। तो कोण c का मान दिया हुआ है हमारे पास 30 डिग्री और z का नहीं दिया हुआ है, 180 हो गया। अब z बराबर 180 में से 30 को घटाएंगे तो हमारे पास z का मान आ गया 150 डिग्री, राइट। 150 डिग्री आ गया, तो ये हो गया आपका 150 डिग्री और ये हो गया आपका 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये दो कोण अंदर के दिए हुए हैं, तीसरा कोण नहीं दिया हुआ है और हमें पता है कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। A का मान है हमारे पास 90, B का मान हमें फाइंड आउट करना है और C का मान है हमारे पास 30। बराबर किसके होना चाहिए, 120 के होना, 180 के होना चाहिए। अब देखो 90 और 30 को जोड़ देंगे तो B प्लस 120 बराबर 180। अब B बराबर 180 में से हम माइनस करेंगे 120 को, तो B का मान आया हमारे पास 60 डिग्री। अब b का मान हमारे पास यहाँ 60 डिग्री आ गया, तो 60 प्लस y बराबर 180 और y बराबर 180 में से हम 60 को माइनस करेंगे तो y का मान आएगा हमारे पास 120 डिग्री, जो कि हो गया 120 डिग्री। अब हमारे पास x का मान 90 आ गया, y का मान 120 आ गया और z का मान आ गया हमारे पास 150 डिग्री। हमसे क्या पूछा है, x प्लस वाई प्लस z। तो x की जगह लिख देंगे हम 90, y की जगह लिखेंगे हम 120 और z की जगह पर लिखेंगे हम 150। अब इनको सबको जोड़ो, 0 की 0, 5 और 2 7, 7 और 9
7 और 9 16, 16 का आया 6, हासिल लगी 1 हासिल इसमें जोड़ी 2 हो गए, 2 और 1 3, तो 360 डिग्री। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360 डिग्री आएगा। और इससे क्या समझ में आता है हमें कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन के या बहुभुज के बाह्य कोणों का मान योग 360 डिग्री। अब हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 7 का बी करते हैं। तो बी में है ये आकृति दी हुई है और हमें इसमें x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का मान ज्ञात, मतलब इनका सम ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं कि जैसे कि ये जो आकृति है इसमें ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। और चतुर्भुज के जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है वो 360 डिग्री होती है, जो कि हमने बिगिनिंग में या इंट्रोडक्शन पार्ट में सीखा था। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के कोणों का योग होता है, कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो अब देखिए यहाँ पे ए का मान हमारे पास 60 डिग्री दिया हुआ है, प्लस बी का मान दिया हुआ है 80 डिग्री, और सी का मान दिया हुआ है 120 डिग्री, और डी का मान नहीं दिया हुआ। तो डी का मान हमें फाइंड आउट करना है, किस में से, टोटल जो सम है चारों एंगल्स का उसमें से हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इन तीनों को जोड़ लेते हैं हम, 120 और 80 200 और 60 260, तो डी बराबर 360 माइनस 260, तो डी का मान आ गया हमारे पास 100 डिग्री। हमने डी का मान क्यों निकाला यहाँ पे 100 डिग्री, क्या जरूरत है, हमें तो डब्ल्यू एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, उसके बिहाफ पे ही हमें यही निकालना है हमें। पर डी का मान इसलिए हमने निकाला क्योंकि डी और जो डब्ल्यू एंगल दोनों हैं ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री होते हैं, क्योंकि ये रैखिक युग्म कोण है। तो इन दोनों पेयर में से, लीनियर पेयर में से कोई एक एंगल नहीं होगा तो हम दूसरा एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसलिए हमारे लिए डी की वैल्यू निकालना आसान था, क्योंकि ये अंदर के 3 कोण दिए हुए हैं, चौथा हम 360 से निकाल सकते हैं, इसलिए हमने डी की वैल्यू पहले निकाली। अब देखिए हमारे पास, अब हम आराम से सारे एंगल्स को निकाल सकते हैं, हम y को निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका जो लीनियर पेयर है वो 80 डिग्री है, तो y प्लस 80 180 डिग्री होगा। तो हम लिखेंगे इसको यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एंगल a प्लस एंगल z बराबर 180 डिग्री। इसके बाद एंगल b प्लस एंगल y बराबर 180 डिग्री। फिर एंगल c प्लस एंगल x बराबर 180 डिग्री, और एंगल D प्लस एंगल W बराबर भी 180 डिग्री। मैंने सबके साथ 180 180 लिखा, क्यों लिखा 180, क्योंकि ये सारे के सारे जो कोण हैं वो रैखिक युग्म कोण हैं, मतलब एक ही रेखा पर बने दो कोण की प्रॉपर्टी, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि वो 180 डिग्री के होते हैं या वो एक दूसरे के संपूरक होते हैं, राइट। तो 180 डिग्री हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे ये सब क्या है, रैखिक युग्म कोण है, रैखिक युग्म कोण, इसलिए हमने इनके साथ 180 180 लिख दिया। अब हमें पता है कि a का मान 60 डिग्री है यहाँ पे, तो z का मान निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे z का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 60 को हम 180 में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल z बराबर 180 माइनस 60, तो एंगल z की वैल्यू आएगी हमारे पास 120 डिग्री। तो ये हो गया आपका 120 डिग्री। फिर इसके बाद निकालेंगे एंगल y की वैल्यू, तो b प्लस वाई बराबर 180, और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 80 डिग्री है, तो y बराबर 180, और इसमें से हम 80 को माइनस करेंगे तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 100 डिग्री। तो ये कौन हो गया आपका 100 डिग्री का। इसके बाद आता है आपका एंगल c प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। c का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 120 डिग्री दिया हुआ है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए x बराबर 180 में से हम घटा देंगे 120 डिग्री को, तो x बराबर आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री। 180 में से 120 गया तो 60 बचा ना, तो x बराबर आ गया हमारे पास 60 डिग्री। अब हम निकालेंगे w की वैल्यू, तो एंगल d प्लस w बराबर 180, और d बराबर कितना दिया हुआ है 100 डिग्री दिया हुआ है, तो w बराबर 180 और इसमें से माइनस कर देंगे हम 100 को, तो W की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 80 डिग्री। तो ये एंगल आ गया आपका 80 डिग्री का आ गया। अब हमारे पास चारों एंगल्स की वैल्यू आ गई, x की भी, y की भी, z की भी और W की भी। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई है
तो x की वैल्यू आई है एंगल x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर x की वैल्यू आई है 60 डिग्री और y की वैल्यू आई है 100 डिग्री, z की वैल्यू आई है हमारे पास 120 डिग्री और w की वैल्यू आई है हमारे पास 80 डिग्री। अब इन सबको जोड़ देते हैं हम यहाँ पे 80 और 120 200 हो गया, 200 और 100 300 और 60 360 डिग्री। तो ये हो गया हमारा